दोस्तों आज मैं आपको बर्थ कहानी सुनाऊंगा जिसे लिखा है ए जे क्रॉनिन ने। मैं आपको बता दूं कि द सिटाडेल नाम का एक नावल था और द सिटाडेल नावल से एक छोटा सा चैप्टर लिया गया है बर्थ, और इसी चैप्टर को आपको पढ़ना है। ये एक बहुत बड़ा नावल है द सिटाडेल, उसका एक छोटा सा अंश है बर्थ जिसको आपको पढ़ना है। इस कहानी का मेन कैरेक्टर है डॉक्टर एंड्रू मैनसन। ये एक नौजवान डॉक्टर हैं और इनको आधी रात को इमरजेंसी में बुलाया जाता है डिलीवरी करने के लिए। दरअसल एक कपल है जो मॉर्गन और उनकी वाइफ है सूजन मॉर्गन। ये दोनों अपनी शादी के 20 साल बाद बेबी एक्सपेक्ट कर रहे हैं और बहुत डरे हुए हैं, चाहते हैं कि इनका बेबी ठीक तरह से डिलीवर हो, कोई परेशानी ना हो, बच्चा हेल्दी पैदा हो। देखो होता क्या है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती रहती है ना, तो उतना ज़्यादा प्रेगनेंसी में और बच्चे को डिलीवर करने में दिक्कत आती है। और मैंने आपको बताया कि 20 साल के बाद ये बच्चे को एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इनकी शादी को 20 साल हो चुके हैं, तो प्रॉब्लम यहाँ पर भी आएगी। ये बात आपको डायरेक्टली नहीं बताई गई कहानी में, लेकिन जो एडवांस रीडर्स होते हैं ना, वो बिटवीन द लाइंस को पढ़ते हैं। हर बात आपको डायरेक्टली नहीं बताई जाती, इनडायरेक्टली बहुत सारी चीज़ों को बताया जाता है। तो डॉक्टर एंड्रयू आधी रात को पहुंचते हैं डिलीवरी करने के लिए और बहुत मुश्किल से डॉक्टर एंड्रयू मैनसन डिलीवरी करते हैं। लेकिन जब बच्चा डिलीवर होता है ना, तो उसकी सांसें ही नहीं चल रही होती, वो बेजान होता है। अब आगे क्या होगा, डॉक्टर एंड्रयू क्या करेंगे उस बेजान बच्चे के साथ में, ये जानने के लिए आपको पूरी कहानी सुननी पड़ेगी। आप सभी का इंग्लिश फॉर ऑल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। रात के लगभग 12 बज रहे थे जब एंड्रयू ब्रिंगओवर पहुंचा। दोस्तों ब्रिंगओवर एक जगह का नाम है जहां पर एंड्रयू रहता है। तो रात के 12 बजे वो अपने घर पर पहुंचा। घर पर आकर उसने देखा कि जो मॉर्गन उसका इंतज़ार कर रहा था। तो सर्जरी रूम और घर के एंट्रेंस के बीच में जो मॉर्गन छोटे छोटे कदम लेकर इधर उधर घूम रहा था, बड़ा टेंशन में था। लेकिन जैसे ही उसने डॉक्टर एंड्रयू को देखा, उसके मोटे ताज़े चेहरे पर राहत आ गई। अरे डॉक्टर साहब, आपको देखकर बहुत अच्छा लगा। मैं पिछले 1 घंटे से यहीं आगे पीछे घूम रहा हूँ। मेरी बीवी बुला रही है, वक्त से पहले ही बुला रही है। अब दोस्तों एंड्रयू अपने पर्सनल मैटर्स में उलझा हुआ था, काफ़ी उलझने थी उसकी ज़िंदगी में, हमें आगे पता लगेंगी। लेकिन उसने मॉर्गन से रुकने को कहा। उसने कहा ठीक है, रुको यहीं पर ही। फिर अपना बैग लेने के लिए अंदर गया और फिर ये दोनों मिलकर नंबर 12 ब्लैनियर टेरेस की तरफ चल दिए। नंबर 12 ब्लैनियर टेरेस जो के घर का एड्रेस है, जहां उसकी प्रेग्नेंट वाइफ डॉक्टर का इंतज़ार कर रही है। रात की हवा ठंडी थी और उसमें एक गहरी शांति थी। दोस्तों एंड्रयू वैसे तो अक्सर होशियार रहता था, सतर्क रहता था, एक्टिव रहता था, लेकिन उस वक्त वो बेजान और थका हुआ महसूस कर रहा था, बड़ा उलझा हुआ था। और उसको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि एक रात उसकी पूरी ज़िंदगी को पलट देगी। दोनों चुपचाप चलते रहे और जब एड्रेस आ गया ना, नंबर 12 आ गया, तो जो वहीं पर रुक गया। एड्रेस पर पहुंचकर वहीं पर रुक गया और उसने कहा मैं अंदर नहीं आऊँगा। जो की आवाज़ में टेंशन साफ सुनाई दे रही थी। उसने आगे कहा मैं अंदर नहीं आऊँगा, पर मुझे यकीन है तुम हमारे लिए सब ठीक करोगे। अब दोस्तों डॉक्टर एंड्रयू घर के अंदर जाते हैं। घर के अंदर एक पतली सी सीढ़ी बेडरूम की तरफ जा रही थी। घर अंदर से साफ सुथरा तो था, लेकिन फर्नीचर बहुत ख़राब था। वहाँ पे टूटा फूटा फर्नीचर था, पुराना। और घर के अंदर सिर्फ एक ऑयल लैम्प जला हुआ था, तो ज़्यादा रोशनी भी नहीं थी वहाँ पे। डॉक्टर एंड्रयू को घर के अंदर मिसेस मॉर्गन की माँ मिली। उनकी लंबी हाइट थी, बाल सफ़ेद थे और उनकी उम्र लगभग 70 ईयर्स की होगी। उनके साथ में एक मोटी बुजुर्ग मिडवाइफ भी थी। मिडवाइफ कहते हैं दाई को, जो डिलीवरी के टाइम पर मदद करती है ना, जो नर्स होती है उसको मिडवाइफ कहते हैं। तो ये दोनों पेशेंट के पास में थे। तो जब डॉक्टर एंड्रयू कमरे के अंदर गए, तो ये दोनों मिडवाइफ और मिसेस मॉर्गन की माँ डॉक्टर एंड्रयू के चेहरे को देख रहे थे। मिसेस मॉर्गन की माँ ने थोड़ी देर तक तो कुछ नहीं कहा और थोड़ी देर बाद उन्होंने जल्दी से कहा डॉक्टर बाग, मैं आपके लिए एक कप चाय बना दूं। दोस्तों वेल्स लैंग्वेज का वर्ड है बाग, और इसको इज्जत देने के लिए कहा जाता है। इज्जत देने के लिए, प्यार जताने के लिए कहा जाता है। जैसे हमारे यहाँ पे कहते हैं डॉक्टर साहब। अब साहब का तो कोई मतलब नहीं है, साहब इज्जत के लिए कहा जाता है। वैसे ही बाग यहाँ पर कहा गया है इज्जत देने के लिए। तो आप आसान लैंग्वेज में समझो साहब। तो डॉक्टर साहब, क्या मैं आपके लिए चाय बना दूं? मिसेस मॉर्गन की माँ ने पूछा। अब चाय का सुनकर डॉक्टर एंड्रयू हल्का सा मुस्कुराए। वो समझ गए थे कि डिलीवरी होने में अभी थोड़ा सा टाइम है और ये जो बूढ़ी आंटी हैं, इनको ऐसा लगता है कि मैं चला जाऊंगा यहाँ से। बूढ़ी औरत समझदार है, उन्हें काफ़ी एक्सपीरियंस था और उन्हें डर था कि डिलीवरी होने में अभी क्योंकि थोड़ा टाइम बचा है, तो डॉक्टर कहीं वापस ना चले जाएं। कहीं डॉक्टर ये ना कह दें कि अभी डिलीवरी में थोड़ा सा टाइम है, तो मैं थोड़ी देर बाद आऊँगा। तभी तो पूछ रही हैं कि चाय बना दूँ आपके लिए, ताकि थोड़ा सा टाइम पास हो जाए।
डिलीवरी का टाइम नज़दीक आ जाए। अब ये बातें डॉक्टर एंड्रयू समझ गए थे तो वो मुस्कुराने लगे। डॉक्टर एंड्रयू ने कहा, फिक्र मत करो, मैं कहीं भागने नहीं वाला, यहीं पर हूँ। इसके बाद डॉक्टर एंड्रयू ने किचन में जाकर चाय पी। चाय मिसेस मॉर्गन की माँ ने ही उन्हें बनाकर दी थी। दोस्तों, डॉक्टर एंड्रयू बहुत ज़्यादा थके हुए थे और स्ट्रेस में थे, लेकिन इतना थका हुआ होने के बावजूद भी वो अपने घर पर नहीं जा सकते थे आराम करने के लिए। वो जानते थे कि अगर मैं घर पर चला भी गया आराम करने के लिए तो 1 घंटे से ज़्यादा नहीं सो पाऊंगा, क्योंकि डिलीवरी का टाइम पास में ही है, डिलीवरी होने वाली है, तो घर जाकर भी कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा, उन्हें आराम करने का ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। और डॉक्टर एंड्रू ये भी जानते थे कि ये डिलीवरी उनकी सारी अटेंशन मांगेगी, बहुत ज़्यादा टेंशन देनी पड़ेगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी यहाँ पर, उन्हें पूरा ध्यान यहीं पर रखना होगा, बहुत नाजुक केस है ये। डॉक्टर एंड्रू के मन पर एक अजीब सी सुस्ती छा गई थी। उन्होंने फैसला किया कि जब तक डिलीवरी नहीं हो जाती तब तक वो उसी घर में रुकेंगे। 1 घंटे के बाद डॉक्टर एंड्रू दोबारा से ऊपर गए। उन्होंने पेशेंट को चेक करा, उसकी हालत देखी कि क्या कंडीशन है, और फिर नीचे आकर किचन की आग के पास में बैठ गए। उस टाइम बहुत सन्नाटा था, सिर्फ आग की लपटों की हल्की खटक और घड़ी की धीमी टिक 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 की आवाज़ आ रही थी। नहीं, एक आवाज़ और थी जो आ रही थी। बाहर मॉर्गन आगे पीछे चल रहा था तो उसके कदमों की भी आवाज़ आ रही थी। डॉक्टर एंड्रू के सामने बूढ़ी औरत काली ड्रेस में बिल्कुल चुपचाप बैठी हुई थी। उनकी आंखों में अजीब सी चमक थी और उनकी आंखें बयां कर रही थीं कि वो कितनी समझदार हैं, उन्हें कितना एक्सपीरियंस है। और वो डॉक्टर को बड़ी गहराई से देख रही थीं, डॉक्टर के चेहरे को पढ़ रही थीं। और दोस्तों, एक पल के लिए भी उन्होंने अपनी नज़रों को डॉक्टर के चेहरे से नहीं हटाया। वो डॉक्टर को ही घूरे जा रही थी, घूरे जा रही थीं। दूसरी तरफ डॉक्टर एंड्रयू का दिमाग बहुत उलझा हुआ था, बहुत परेशान थे वो। कार्डिफ स्टेशन पर जो उन्होंने घटना देखी ना, कार्डिफ स्टेशन पर डॉक्टर एंड्रयू ने जो देखा वो अभी तक उनके दिमाग को बुरी तरह से परेशान कर रहा था। दोस्तों, कार्डिफ स्टेशन पर क्या हुआ था आपके सिलेबस में नहीं है, इसके लिए आपको पूरा नॉवल पढ़ना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट भी नहीं है। लेकिन कार्डिफ स्टेशन पर कुछ ऐसा हुआ था जिसको सोचकर डॉक्टर एंड्रयू का माइंड परेशान हो गया। उनको अपने दोस्तों की दुखी मैरिजेस का याद आने लगा। डॉक्टर एंड्रयू ने अपने दोस्त ब्रैमवेल के बारे में सोचा। ब्रैमवेल बेवकूफ़ एक ऐसी औरत के ऊपर फिदा था जो उसको धोखा देती थी। इसके बाद उन्हें अपना दोस्त एडवर्ड पेज याद आता है, जिसने एक झगड़ालू औरत से शादी करी थी। उसकी वाइफ का नाम था ब्लॉडवेन और बहुत झगड़ालू औरत थी। और फिर उन्हें अपना दोस्त डैनी याद आता है, जो अपनी वाइफ से अलग हो चुका है और दुख भरी जिंदगी को जी रहा था। डॉक्टर एंड्रयू के सारे दोस्त शादी से परेशान थे और उनका दिमाग ये कह रहा था कि सारी की सारी शादियां नाकाम हुई हैं, सब लोग परेशान हैं शादी करके। और यही सोच डॉक्टर एंड्रयू को परेशान कर रही थी, बार बार चुभ रही थी। जब भी वो शादी का सोचते थे तो उन्हें अपने दोस्तों की शादियां याद आ जाती थी और उनके सारे दोस्त परेशान थे शादी करके। डॉक्टर एंड्रयू चाहते थे कि जब भी वो शादी के बारे में सोचे ना तो अच्छी फीलिंग आए, जब भी शादी के बारे में सोचें तो एक सपनों की दुनिया दिखे जहाँ बहुत खुशियाँ हो, बहुत सुकून हो। दोस्तों, डॉक्टर एंड्रयू की गर्लफ्रेंड का नाम है क्रिस्टीन, और जब भी वो क्रिस्टीन की फ़ोटो को देखते थे तो उन्हें बहुत अच्छी फीलिंग आती थी। वो क्रिस्टीन से शादी करना चाहते थे और एक अच्छी सुकून भरी ज़िंदगी गुजारना चाहते थे। क्रिस्टीन की चमकती हुई आंखें जैसे कहती हों कि शादी एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ है। अब डॉक्टर एंड्रयू के अंदर ना लड़ाई चल रही थी, एक जंग चल रही थी। उनका दिमाग तो ये कह रहा था कि शादी करके कलेश होता है, दुख मिलता है, देख अपने दोस्तों को कितने परेशान है शादी करके, तेरे सारे के सारे दोस्त दुखी हैं शादी करके। लेकिन उनका दिल ये कहता था कि क्रिस्टीन के साथ ज़िंदगी बहुत खूबसूरत होगी, और इसी दिल और दिमाग की लड़ाई ने उन्हें उलझन में डाल दिया था। डॉक्टर एंड्रयू ने अपनी थोड़ी को सीने पर झुका लिया, पैरों को फैला दिया और आग को घूर रहे थे। वो आग को घूरते हुए ना वो सोच में डूब गए। काफ़ी देर तक वो इसी पोजीशन में रहे और वो क्रिस्टीन के ख्यालों में डूब गए थे। लेकिन जब सामने बैठी बूढ़ी औरत ने डॉक्टर एंड्रयू से कुछ कहा तो एकदम से चौंक गए। बूढ़ी औरत ने कहा, मेरी बेटी सुसैन कह रही है कि अगर क्लोरोफॉर्म से बच्चे को कोई नुकसान हो सकता है तो उसे ये दवाई ना दें। डॉक्टर साहब, सुसैन इस बच्चे के लिए बहुत फिक्रमंद है। ये कहते हुए इनकी बूढ़ी आंखें अचानक से आए ख्याल से चमक उठीं। फिर उन्होंने धीरे से कहा, हाँ, फिक्रमंद तो खैर हम सभी हैं उस बच्चे के लिए। दोस्तों, क्लोरोफॉर्म एक दवाई का नाम है। ये पेशेंट को दी जाती है बेहोश करने के लिए, ताकि उसको दर्द का एहसास ना हो। लेकिन आंटी जी ने क्या बताया कि उनकी बेटी सुसैन ये कह रही है कि अगर बच्चे को इस दवाई से कोई ख़तरा है, कोई नुकसान पहुंच सकता है, तो वो क्लोरोफॉर्म नहीं लेगी।
बिना दर्द की दवाई के वो डिलीवरी करने के लिए तैयार है। अब डॉक्टर क्रिस्टीन के ख्यालों में डूबा हुआ था। जैसे तैसे उसने अपने आप को संभाला और फिर प्यार से कहा, एनेस्थेटिक से कोई नुकसान नहीं होगा, बच्चे और माँ सब ठीक रहेंगे। एनेस्थेटिक का मतलब होता है दर्द कम करने वाली दवाई। अब दोस्तों, ऊपर वाली मंजिल से नर्स ने आवाज़ लगाई। डॉक्टर एंड्रयू ने अपनी घड़ी को देखा। घड़ी में 3:30 का टाइम हो गया था और अब डॉक्टर एंड्रयू बेडरूम में आ गए और उनके हिसाब से अब काम शुरू कर सकते थे। डिलीवरी का टाइम हो गया था। डिलीवरी करने में 1 घंटा बीत गया। बहुत मुश्किल रहा, बहुत स्ट्रगल करा, बहुत मेहनत करी और फिर जैसे ही सुबह की पहली किरण पड़ी, बच्चा पैदा हो गया, डिलीवरी हो गई। दोस्तों, बच्चा पैदा तो हो गया था लेकिन उसमें जान नहीं थी। वो हिलजुल नहीं रहा था, वो सांस नहीं ले रहा था। अब जब एंड्रयू ने देखा कि बच्चा हिल नहीं रहा तो एंड्रयू का जिस्म ठंडा पड़ गया। डर के मारे एंड्रयू का जिस्म कांप गया। उसने खुद से कहा कि मैंने इतने सारे वादे किए थे। इस बच्चे के बाप से मैंने वादे करे थे, इसकी माँ से वादे करे थे, इसकी नानी से वादे करे थे, इतने सारे मैंने वादे करे थे, फिर ये कैसे हो गया। दोस्तों, एंड्रयू ने बहुत मेहनत करी थी डिलीवरी करने में और जो भी उसकी मेहनत की वजह से उसका जिस्म गर्म हुआ था ना, उस बच्चे को देखकर उसका जिस्म पूरा ठंडा पड़ गया। मतलब बताना चाह रहे हैं कि एंड्रयू को बहुत ज़ोर का झटका लगा, बहुत शॉक लगा उसको और उसको बहुत डर लग रहा था बेजान बच्चे को देखकर। अब उसके समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या। वो हर हाल में उस बच्चे को ज़िंदा करना चाहता था, उस जिम्मेदारी को पूरा करना चाहता था जो एक माँ ने उसको दी थी। लेकिन इस टाइम तो उस बच्चे की माँ की भी हालत बहुत ख़राब थी। बच्चा तो सांस ले ही नहीं पा रहा था, बच्चे में तो जान थी नहीं उस टाइम पर, लेकिन माँ की भी हालत बहुत ख़राब थी, बहुत नाजुक थी। अब डॉक्टर एंड्रयू माँ का पहले इलाज करें या बच्चे का पहले इलाज करें, बहुत बड़ी दिक्कत थी। वो दिक्कत इतनी ज़्यादा अर्जेंट थी, इतनी जल्दी उन्हें फैसला लेना था कि उन्होंने जानबूझकर उसको सॉल्व ही नहीं करा। मतलब उन्होंने सोचा ही नहीं कि माँ को देखूं या बच्चे को देखूं, इस उलझन में वो पड़े ही नहीं। बिना कुछ सोचे समझे बच्चा नर्स के हाथों में पकड़ाया और फिर सुजैन मॉर्गन जो बच्चे की माँ है उसको देखने लगे। सुजैन मॉर्गन गिर चुकी थी, लगभग उसकी पल्स जा चुकी थी और अभी तक ईथर से बाहर नहीं आई थी। ईथर दोस्तों बेहोशी वाली कंडीशन होती है, जब बेहोशी की दवाई दी जाती है ना और पेशेंट बेहोश रहता है, उस स्टेट को कहा जाता है ईथर। तो सुजैन बेहोश पड़ी थी, हालत ख़राब थी उसकी। अब डॉक्टर एंड्रयू बहुत जल्दी जल्दी और टेंशन में काम कर रहे थे क्योंकि सुजैन की ताकत कम हो रही थी और हर पल उसकी ज़िंदगी ख़तरे में थी। एक झटके में डॉक्टर एंड्रयू ने ग्लास एम्प्यूल को तोड़ा और मेडिसिन को इंजेक्ट करा। फिर हाइपोडर्मिक सिरिंज को नीचे फेंका और पूरी मेहनत से काम करने लगे ताकि उस कमज़ोर बेहोश हुई औरत को बचाया जा सके, होश में लाया जा सके। कुछ मिनट्स काफ़ी तेज़ी से डॉक्टर ने मेहनत करी और देखा कि सुजैन का दिल मजबूत हो गया है, पल्स वापस आ गई है। और अब डॉक्टर एंड्रयू ने देखा कि वो सुजैन को सेफली छोड़ सकते हैं, वो ख़तरे से बाहर आ गई है। इसके बाद डॉक्टर एंड्रयू घूमे। उन्होंने शर्ट पहनी हुई थी और उनके बाल पसीने से चिपके हुए थे। बहुत मेहनत करी थी उन्होंने पूछा कि बच्चा कहाँ पर है। मिडवाइफ यानी दाई ने डरते हुए बच्चे की तरफ इशारा किया। मिडवाइफ ने बच्चे को बेड के नीचे रख दिया था। डॉक्टर एंड्रयू झट से घुटने के बल बैठे और बेड के नीचे रेंगते हुए गए और बच्चे को बेड के नीचे से निकाल के लेकर आए। दोस्तों, ये बच्चा लड़का पैदा हुआ था। इसकी बॉडी में तो कोई कमी नहीं थी, बिल्कुल ठीक ठाक बॉडी थी इसकी, परफेक्टली फॉर्म थी। उस बच्चे का ढीला और गर्म बदन मक्खन जैसा सफ़ेद और मुलायम था। टैलो एनिमल फैट होता है, हिंदी में कहते हैं चर्बी, आसान देसी लैंग्वेज में आप समझो मक्खन। तो उस बच्चे का ढीला और गर्म बदन मक्खन जैसा सफ़ेद और मुलायम था। कॉर्ड को जल्दी से काटा गया था और वो टूटे हुए पौधे के तने की तरह पड़ी हुई थी। जब बच्चा पैदा होता है ना तो कॉर्ड लगी हुई होती है उसके साथ में। इस कॉर्ड को जल्दबाजी में काटा गया था और बच्चे की स्किन का टेक्सचर बहुत ही खूबसूरत था, बहुत स्मूथ और मुलायम स्किन थी उसकी। और उस बच्चे का सर पतली सी गर्दन पर पड़ा हुआ था। हाथ पैर हड्डी जैसे नहीं बल्कि मुलायम थे। ऐसा लग रहा था कि वो बोनलेस हो, उसमें हड्डियाँ ही ना हो। बहुत ही मुलायम बच्चा था वो। अब दोस्तों, डॉक्टर एंड्रयू घुटने के बल बैठे हुए थे, बहुत थके हुए थे, चिंता में थे और बच्चे को घूर घूर के देख रहे थे। द वाइटनेस meant ओनली वन थिंग, एक्सफीजिया पालिदा। बच्चा जो सफ़ेद पैदा हुआ था वो सिम्टम बस एक ही चीज़ को बयां कर रहा था, एक्सफीजिया पालिदा। एक्सफीजिया का मतलब होता है ऑक्सीजन का ना मिल पाना, सांस ना ले पाना, और पालिदा का मतलब होता है ऑक्सीजन ना मिल पाने की वजह से जिस्म का सफ़ेद पड़ जाना। तो डॉक्टर एंड्रयू बहुत टेंशन में, उस बच्चे की सांस नहीं चल पा रही है। और फिर उन्हें एक केस याद आता है जो उन्होंने समैरिटन में देखा था।
दोस्तों समैरिटन या तो कोई जगह का नाम है या फिर हॉस्पिटल का नाम है। मेरे हिसाब से समैरिटन हॉस्पिटल का नाम है। तो समैरिटन में उन्होंने एक केस देखा था बिल्कुल ऐसा ही। वहाँ पर भी बच्चे को सांस नहीं आ रही थी, बेजान बच्चा पैदा हुआ था। और समैरिटन में जिस ट्रीटमेंट को किया गया था वो एकदम से याद आ गई डॉक्टर एंड्रयू को, और वो फ़ौरन अपने पैरों पर खड़े हो गए। उन्होंने नर्स से कहा कि मुझे गर्म पानी और ठंडा पानी ला के दो और बेसिन भी लेकर आओ, जल्दी जल्दी। नर्स बच्चे के बेजान और फीके पड़े जिस्म को देख रही थी और हिचकते हुए कहा, लेकिन डॉक्टर। एंड्रू जोर से चिल्लाया, जल्दी। इसके बाद उसने बच्चे को ब्लैंकेट पे रखा और स्पेशल रेस्पिरेशन मेथड शुरू करा। स्पेशल मेथड ऑफ रेस्पिरेशन ये एक तरह का स्पेशल मेथड है जो सांस को दिलाने में मदद करता है। अब नर्स बेसिन को लेकर आती है, पानी का कंटेनर भी लेकर आती है और केटल को भी लेकर आती है। अब डॉक्टर एंड्रयू ने जल्दी और घबराहट में एक बेसिन में ठंडा पानी डाला और दूसरे बेसिन में इतना गर्म पानी तैयार करा जितना उसका हाथ सह सकता था। और फिर एक पागल जगलर की तरह वो बच्चे को ठंडे पानी में डालता, फिर गर्म पानी में डालता, फिर ठंडे पानी में डालता, फिर गर्म पानी में डालता। जैसे जगलर होता है ना, चीज़ों को घुमाता है गोल गोल, वैसे वो बच्चे को घुमा रहा था। कभी ठंडे पानी में डाल रहा है, गर्म पानी में डाल रहा है, फिर ठंडे में, फिर गर्म में, ठंडा गर्म करे जा रहा है। ऐसा करते हुए 15 मिनट बीत गए एंड्रू को, और उसको इतने पसीने आ रहे थे कि उसकी आंखों में बहने लगे पसीने। पसीनों की वजह से वो ठीक से देख नहीं पा रहा था, उसकी नज़रें धुंधली हो गई थी। एंड्रू की शर्ट की एक स्लीव नीचे गिर गई और पूरी तरह से भीग चुकी थी। तो बताना चाह रहे हैं कि एंड्रू की हालत बहुत ख़राब हो चुकी है और एंड्रू की सांसें ना बहुत तेज़ तेज़ चल रही हैं, लेकिन बच्चे के ढीले पड़े जिस्म में कोई सांस नहीं चल रही थी। डॉक्टर एंड्रू को अब लगने लगा था कि वो हार चुका है, वो निराश हो गया था। एंड्रू ने महसूस किया कि मिडवाइफ उसे हैरानी से देख रही है। और दोस्तों सूजन की जो माँ थी ना, वो दीवार से चिपकी हुई खड़ी थी। उन्होंने अपना गला पकड़ा हुआ था और कोई भी आवाज़ नहीं कर रही थी। वो सूजन की माँ की नज़रें पूरे टाइम डॉक्टर के ऊपर ही टिकी हुई थी, डॉक्टर को ही देखे जा रही थी। वो डॉक्टर एंड्रू को याद आया कि आंटी को कितनी चाहत थी पोता या पोती की, और इनकी बेटी सुजैन को भी कितनी इच्छा थी कि उसका बच्चा पैदा हो, वो माँ बने। लेकिन अब सब कुछ बिखर गया, सब कुछ बर्बाद हो गया था और अब इस डैमेज को ठीक नहीं किया जा सकता था, इसका कोई हल नहीं था। बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ है, अब कुछ नहीं किया जा सकता था। दोस्तों पूरा फ्लोर गीला और गंदा हो गया था, बिखरा हुआ था सारा सामान। एक बार के लिए तो डॉक्टर एंड्रू फिसलने ही वाले थे उस फ्लोर के ऊपर, अब बच्चे को लगभग गिराने वाले थे। मतलब आपको बताना चाह रहे हैं कि वो फ्लोर बहुत ही गंदा हो गया था, बहुत ही बिखर गया था, सब जगह पर पानी पानी, कूड़ा कूड़ा हो गया था। मिडवाइफ ने कमज़ोर आवाज़ में कहा, दया कीजिए डॉक्टर, ये बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ है। मतलब मिडवाइफ ये कह रही है डॉक्टर से कि अब बच्चे को छोड़ दीजिए डॉक्टर साहब, ये बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ है, अब कुछ नहीं हो सकता इसका। लेकिन एंड्रू ने मिडवाइफ की बात पर ध्यान नहीं दिया। हालांकि एंड्रू हार चुका था, अंदर से निराश था। आधा घंटा मेहनत करने के बाद में भी कुछ असर नहीं हुआ था, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। लेकिन फिर भी एंड्रू ने आखिरी कोशिश को जारी रखा। वो बच्चे को एक रफ टॉवल से ज़ोर ज़ोर से रगड़ने लगा। दोनों हाथों से बच्चे के छोटे से सीने को दबाता और छोड़ता, दबाता और छोड़ता। वो कोशिश कर रहा था ताकि उस बेजान पड़े जिस्म में सांस आ सके। और फिर मानो कोई चमत्कार हो गया हो, उस नन्हे से सीने ने अचानक झटका मारा और छोटी सी सांस ली। फिर एक सांस और, फिर एक और, फिर एक और बच्चे की सांसें चलना शुरू हो गईं। ये देखकर डॉक्टर एंड्रू को तो चक्कर आने लगे। इतनी देर तक बेकार कोशिशें करने के बाद फाइनली डॉक्टर एंड्रू ने अपनी उंगलियों के नीचे जिंदगी को महसूस किया। डॉक्टर एंड्रू को इतनी खुशी हुई कि खुशी में वो लगभग बेहोशी हो गए थे। डॉक्टर एंड्रू जोश और गर्मी से और ज़्यादा मेहनत करने लगे और ज़्यादा तेज़ी से कोशिशें करने लगे। बच्चा अब ज़ोर ज़ोर से गहरी सांसें लेने लगा था। बच्चे की छोटी सी नाक के एक छेद से चिपचिपा बुलबुला निकला। तो बहुत खुशी की बात थी कि बच्चे के म्यूकस बन गया था और बच्चे के हाथ पैर अब ढीले नहीं थे और अब उसका सर भी पीछे की ओर लटका हुआ नहीं था, सर भी एकदम ठीक हो गया था उसका। और उसकी जो पीली पड़ी हुई स्किन थी ना, सफ़ेद, वो धीरे धीरे गुलाबी होने लगी थी। और फिर बहुत ही खूबसूरत पल आया जब बच्चे ने रोना शुरू कर दिया। नर्स ने रोते हुए गॉड का थैंक यू करना शुरू किया। डियर फादर इन हेवन, बच्चा आ गया, बच्चा जिंदा आ गया है। एंड्रू ने बच्चा नर्स को दिया और अब वो बहुत ज़्यादा थक चुका था। उसे कमज़ोरी महसूस हो रही थी, चक्कर आ रहे थे, कमरा बहुत बिखरा हुआ था, गंदा हो गया था,
ब्लैंकेट्स, टॉवल्स, बर्तन, गंदे हो चुके मेडिकल इंस्ट्रूमेंट सब बिखरे हुए थे कमरे में। इंजेक्शन फ्लोर पर घुसा हुआ था, पानी का बर्तन उल्टा पड़ा हुआ था, केटल भी पानी में आड़ी पड़ी हुई थी। बिस्तर के ऊपर बच्चे की माँ पड़ी हुई थी, वो अभी भी दवा के असर में थी, बेहोश थी और चुपचाप सपनों की दुनिया में डूबी हुई थी। दोस्तों, मिसेस मॉर्गन की माँ अभी भी दीवार के पास में ही खड़ी हुई थी, लेकिन उन्होंने हाथों को जोड़ रखा था और उनके होंठ बिना आवाज़ के हिल रहे थे। वो प्रेयर कर रही थी, प्रार्थना कर रही थी। और दूसरी तरफ डॉक्टर एंड्रयू ने मशीन की तरह अपनी शर्ट की स्लीव का पानी निचोड़ा। शर्ट भीग गई थी ना उनकी, बहुत मेहनत करी थी उन्होंने, तो पानी निचोड़ा स्लीव का और फिर कोट पहना। डॉक्टर एंड्रयू ने नर्स से कहा कि मैं अपना बैग बाद में ले जाऊंगा। इसके बाद में वो नीचे उतरे, उनके होंठ सूख चुके थे। स्कलरी में जाकर उन्होंने पानी का एक लंबा घूंट पिया। स्कलरी एक छोटा सा एरिया होता है किचन के पास में ही, जहाँ पर बर्तन वगैरह धोए जाते हैं। तो पानी पिया एंड्रयू ने, उसके बाद में अपना कोट उठाया, टोपी उठाई और घर के बाहर निकल गए। बाहर उन्होंने देखा कि जो फुटपाथ पर खड़ा हुआ इंतज़ार कर रहा था। जो के चेहरे पर बहुत टेंशन थी। डॉक्टर एंड्रयू ने जो से धीमी आवाज़ में कहा, ठीक है जो, दोनों ठीक हैं, माँ भी ठीक है, बच्चे भी ठीक है। दोस्तों, उस टाइम तक काफ़ी रोशनी हो गई थी, सुबह के 5 बज गए थे। कुछ मजदूर आ चुके थे गलियों में काम करने के लिए, और जिन मजदूरों की शिफ्ट रात की थी ना, वो अपने घर पर जा रहे थे वापस लौट कर। तो आपको बताना चाह रहे हैं कि सुबह हो गई है, 5 बज गए हैं, और थके हुए एंड्रयू ने जब चलना शुरू किया ना, तो उनके पैरों की आवाज़ भी बाकी मजदूरों के पैरों की आवाज़ के साथ में मिल गई। यहाँ पर राइटर आपको ये बताना चाह रहे हैं कि वो गली सुनसान नहीं रही, यहाँ पर बहुत सारे लोग चल रहे हैं, और उन बहुत सारे लोगों के कदमों की आवाज़ में एंड्रयू के कदमों की आवाज़ भी मिल गई। आपको याद है थोड़े टाइम पहले जब जो चल रहा था तो उसके पैरों की आवाज़ आ रही थी अंदर तक, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब सुबह हो चुकी है, मज़दूर आ चुके हैं और बहुत सारे लोग गलियों में चल रहे हैं। अब दोस्तों, डॉक्टर एंड्रयू चलते चलते ना उस डिलीवरी के बारे में बार बार सोचे जा रहे थे। और दोस्तों, वो डिलीवरी हुई थी ब्लैनेली नाम की जगह पर। तो डॉक्टर एंड्रयू ने इससे पहले जो भी काम किया था ना ब्लैनेली में, उस सारी ट्रीटमेंट को, उस सारे काम को भुलाकर वो बस उस डिलीवरी के बारे में सोच रहे थे। और आखिर में बस उन्होंने इतना कहा, आई हैव डन समथिंग, ओह गॉड, आई हैव डन समथिंग रियल एट लास्ट। मैंने कुछ कर दिखाया है, ओह गॉड, आखिरकार मैंने कुछ असली कर दिखाया। फाइनली आई हैव अचीव्ड समथिंग मीनिंगफुल। बहुत अच्छा लग रहा है डॉक्टर एंड्रयू को कि उन्होंने फाइनली कुछ मीनिंगफुल अचीव किया है ज़िंदगी में। और यहीं पर आपकी कहानी ख़त्म हो जाती है। क्लास 11th की प्लेलिस्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रही है, इसके ऊपर आप क्लिक करो, आपको सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे बहुत ही आसान लैंग्वेज में। मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद।